शुरुआत मेंडलिज्म का किए थे। अब मेंडलिज्म पर आ जाते हैं, मेंडल ने क्या क्या बातों को किया और कैसे किया। दो तीन बात है जो दिमाग में रखने का है। सबसे पहले मेंडल का जन्म, बर्थ ऑफ मेंडल। बर्थ ऑफ मेंडल हो जाएगा 1822, 1822। ठीक है, मेंडल का जन्म जो है वो 1822 में, ठीक है, हुआ था। और कहाँ काम किया था उन्होंने, कहाँ किया था? इन ब्रून, ऑस्ट्रिया। यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया, ध्यान रखिएगा। वहां पर इनका जन्म हुआ था। वहां पर इन्होंने काम भी वहीं किया था। और काम का ईस्वी सन कब से कब तक था? तो 1856 से लेकर 1863 तक या 67 तक इनका जो है ना काम का या काम का जो है ना समय माना जाता है। तो यहां पर कर लेते हैं, वर्क ड्यूरेशन। 1856 टू 1863। आपका एनसीईआरटी में जो दिया हुआ होगा वो आपका ठीक रहेगा। ये उनका काम का क्या था, ड्यूरेशन था। और वर्क क्या था, इन्होंने क्या काम किया था? तो वर्क इनका था मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंट। किस पर किया था? एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिल, मेंटल ऑर्गेनिल था इनका गार्डन पी या पाइजम सेटिवम, जिस पर इन्होंने काम किया था। अब आपके मन में आ रहा हो कि ये मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या है, तो इसी को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट है, इसी एक्सपेरिमेंट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसको डिटेल से बता देंगे कि आखिर ये मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट क्या था। अब इनका अनाउंसमेंट ऑफ वर्क, ऑफ रिजल्ट, इन्होंने अपने काम का जो रिजल्ट आया उसको कब अनाउंस किया? तो 1866 में, 65-66 में इन्होंने क्या किया, अपने काम का जो रिजल्ट आया उसको अनाउंस कर दिया, उसको बताया लोगों को। और उसके बाद ये आता है कि इनका जो है वो डेथ कब हुआ। तो इनकी मृत्यु जो थी वो 1884 में हो गई थी। डेथ 1884 में। तो कम से कम दो चीज तो जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो कि इनका बर्थ एक नंबर में आता है वो, और दूसरा जो है ना डेथ, और थोड़ा सा अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। कई बार ड्यूरेशन, वर्क ड्यूरेशन भी पूछते हैं। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ये जरूरी है, आप अपने दिमाग में इसको रखिएगा बैठा के। अब है यहाँ पर एक बात और पूछता है कि इनका जो काम था, क्योंकि लोगों ने इनके काम को माना नहीं, इनके बात को माना नहीं, तो ये जो है ना आपका इनका काम पेंडिंग में चला गया, ये छोड़ दिए और डेथ कर गए। उसके बाद फिर से जो है ना इसको रीडिस्कवरी किया गया,
तो इसका रीडिस्कवरी कौन किया था? तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म का बात करते हैं, मतलब पुनः इनके काम को किसने किया? ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के कामों का दोबारा उस पर किसने काम किया? अगर रीडिस्कवरी का बात करें तो एक थे कार्ल करेंस, ये थे जर्मनी के। तीन व्यक्तियों ने इनके काम को दोबारा किया और उसको देखा कि मेंडल साहब का जो कहना था वो सही था। एक थे आपका कार्ल करेंस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, एक थे ह्यूगो डेवरीज जो कि डच थे, मतलब कि हॉलैंड के रहने वाले थे। डच शायद आप जानते होंगे, इंग्लैंड के रहने वाले हैं उनको हम लोग क्या कहते, अंग्रेज कहते थे, और जो हॉलैंड के रहने वाले थे उनको डच कहते थे। तो हॉलैंड के रहने वाले थे। और एक और है तिस्मत या चरमत, एक और है जिनका नाम यहां पर आता है, इसमें किसका आता है? चर्मक का। चर्मक साहब जो थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। इन तीनों ने अलग अलग काम किया और इनके इनके एक्सपेरिमेंट को दोबारा करके उसको देखा कि क्या इनका एक्सपेरिमेंट सही था। तो ये पता लगा कि इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो आपका सही था। तो ये जो आपका रीडिस्कवरी हुआ, ये हुआ कब? जब इनके द्वारा काम किया गया, और ये जो काम था आपका करीब करीब 1900 में पूरा हुआ। इन सभी का जो काम था, वर्क था, 1900 ईस्वी में वो प्रकाश में आया और इन तीनों ने ये प्रमाणित किया कि मेंडल का जो प्रयोग था वो पूरी तरह से सही था और ऐसा होता है। अर्थात प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला कुछ पाया जाता है और जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर जो है ना वो कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और तो और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि क्या मेंडल ने सिर्फ मटर पर ही काम किया था या और किसी पर किया था? वो आपका रियली में केवल मटर पे ही किया था या और किसी प्लांट पर? तो उन्होंने 4 प्लांट पर काम किया था। एक था, यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं, वर्क प्लांट्स ऑफ मेंडल। एक था, पहला था हॉकवीट। एक तो प्लांट था उसका नाम है हॉकवीट्स। दूसरा है बीन, सिंपल। तीसरा था राजमा, और चौथा था पी या मटर। इन दोनों पर क्या हुआ था? सक्सेसफुल रहा था। जबकि ये दोनों पर क्या था? अनसक्सेसफुल था। इनका जो वर्क था वो अनसक्सेसफुल रहा था। किस पर? हॉकवीट्स पर, बीन पर और राजमा पर। अब आपके मन में आएगा कि आखिर
मटर जो है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि मटर जो होता है उसका बायोलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अभी आपको बताया पाइजम सैटिवम। एक बात और पूछता है कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। रियली में मटर का अगर बात करें, पाइजम सैटिवम का अगर बात करें हम, तो ये ध्यान रखना है कि उनका एक्सपेरिमेंट 2 पर सफल रहा था, एक राजमा पर और एक मटर पर, पीट पर। अगर क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए कि क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इन पी, क्योंकि जनरली जो है ना क्वेश्चन इसी से आता है, राजमा से नहीं आता ज्यादा। तो अगर क्रोमोसोम नंबर का बात किया जाए तो आराम से आप बता देना, इसका 2n जो होता है, मतलब डिप्लॉयड जो होता है वो 14 होता है, 14। मतलब n जो होगा वो 7 होगा। हैप्लॉयड की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा। अब इसमें क्वेश्चन और भी पूछता है कि मेंडल ने जो है ना मटर में कितना जो है आपका एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें लिया था कैरेक्टर को। तो मेंडल ने कैरेक्टर जो है मटर में वो आपका 7 पेयर्स लिया था। हाँ, तो यहां पर कर लेते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ पी टेकन बाय मेंडल कितना था, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आपके मन में आएगा ये कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट या विपरीत, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं आप। अपोजिट कैरेक्टर्स को लिया था 7 पेयर। अब उसमें जो सबसे पहला कुछ कुछ आपके एनसीईआरटी किताब में है, आप उसमें से आराम से कर सकते हो, हम कुछ का बता देते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, आपका फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर हो गया। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो 2 रूप में होता है, मतलब 2 रूप में आ सकता है, एक वायलेट और एक वाइट। तो या तो वायलेट होगा या व्हाइट होगा, ये एक्सप्रेशन है इसका, एक्सप्रेशन। और ये जो है ना एक कैरेक्टर है। तो इसलिए यहां पर लिखे हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया, मतलब वैसा कैरेक्टर लिया जो अपोजिट रूप में पाया जाता है। इसी तरह से अगर आप जो है ना स्टेम हाइट का बात कर लो, एक और ले लो कैरेक्टर ना है तो दूसरा है स्टेम हाइट। हाइट, स्टेम हाइट का बात करते हैं तो स्टेम हाइट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग उसका एक्सप्रेशन था, एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, लंबा और नाटा। इस प्रकार से आप अपने एनसीईआरटी किताब में देख लीजिएगा, 7 पेयर होगा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि किताब में आराम से ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने मटर पर जो प्रयोग किया था उसमें कितने कैरेक्टर्स को चुना था। आराम से आप बता दीजिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग को मटर में करने के लिए 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चुना था। और उसमें से आपका हो सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी दे दे, चाहे मेडिकल में ज्यादा देता है, कि कौन सा इसमें से कैरेक्टर जो था वो उनका मेंडल के द्वारा लिए गए या किए गए एक्सपेरिमेंट में नहीं शामिल था। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आपका कैसे है, सीड कलर है, उसके बाद आपका प्लांट का हाइट है, या सब के सब अलग अलग क्रोमोसोम पर है। ठीक है, तो आराम से लिख लेंगे। ये बाद में मालूम हुआ, उसमें तो मालूम था नहीं, उनको क्रोमोसोम के बारे में ज्यादा आइडिया तो था नहीं।
genes of characters of P taken by Mendel present on मेंडल द्वारा जो कैरेक्टर लिया गया था मटर का, उसका जीन कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स कौन कौन है भाई? पहला क्रोमोसोम पर है, मटर का जो पहला क्रोमोसोम है उस पर आपका पाया जाता है उनका कैरेक्टर जो उनके द्वारा दिया गया था। चौथा पर, फोर्थ पर, फिर पांचवा पर, और तो और सातवां पर, सेवेंथ पर। ये चार जो थे ना आपके, उनके द्वारा जो कैरेक्टर लिया गया था, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत जो आपका कैरेक्टर लिया गया था किसका? मटर का। वो कितने आपका क्रोमोसोम पर मौजूद था? 4 क्रोमोसोम पर। किस पर? 1 नंबर क्रोमोसोम पर था, 4 नंबर पर था, 5 नंबर पर था और 7 नंबर पर था। अब यहाँ पर 2-3 बात आता है। पहला तो कि 1 नंबर पर कितना था, 4 नंबर पर कितना था, 5 नंबर पर कितना था, ये आपके लेवल में अब नहीं आएगा, ये मेडिकल में जनरली आता है। इसलिए जो है आपको ये चिंता नहीं करना है कि 1 नंबर पर कितना कौन कौन सा जीन था, 4 नंबर पर कौन कौन सा जीन था, ये हम लोग को आगे के क्लास में देखना है। वो मेडिकल वगैरह के जो आपके सिलेबस है उसमें ये आता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना अपने प्रयोग के लिए? क्या रीजन था, क्या कारण था कि मेंडल ने मटर को ही चुना? तो यहाँ पर हम बात अगर करें मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, तो मटर का चुनने का कारण उनका था कुछ उसके गुण थे मटर में जो उनको प्रेरित किया या उनको जो है ना मदद किया अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में। तो क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है या कई बार 5 नंबर में भी दे देता है कि डिफाइन द रीजंस फॉर सिलेक्शन ऑफ पी बाय मेंडल फॉर दियर एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना, उसका क्या रीजन था? तो पहला रीजन तो ये था कि मटर जो होता है एनुअल होता है, मतलब 1 वर्ष में इसका आपका फल वगैरह आ जाता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि कम समय में ज्यादा पीढ़ी का अध्ययन आराम से मेंडल के द्वारा किया जा सकता था। दूसरा जो था इसमें कि इसका जो फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर के बाइसेक्सुअल होने से क्या फायदा था? बाइसेक्सुअल होने से ये फायदा था कि अगर नेचुरल वे में छोड़ दिया जाए, नेचुरल कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और अगर इसको आर्टिफिशियल कंडीशन में रखा जाए तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है। मतलब कि इससे प्योर प्लांट भी प्राप्त हो सकता था और हाइब्रिड प्लांट भी प्राप्त किया जा सकता था। तीसरा जो रीजन है वो ये था कि इसमें इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस काफी ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब एक ही स्पीशीज के अंदर कैरेक्टर में परिवर्तन या अंतर ज्यादा पाया जाता था। तो इनका कहना था कि जितना ज्यादा अंतर होगा उसके इनहेरिटेंस का, मतलब उसके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का जो घटना है उसका अध्ययन उतना बढ़िया से हो सकता है। और जो आपका अगला जो इनका लेने का कारण था वो ये था कि ये जो आपका होता है मटर, उसका पौधा छोटा होता है, हर्बेसियस होता है, घास जैसा होता है। और चूंकि मेंडल साहब जो है ना मैथ से ग्रेजुएशन किए थे, ग्रेजुएशन करने के बाद
उस समय जो है ना विश्व युद्ध के कारण परिस्थिति खराब था और वो आपका मॉन्क या पादरी बन गए थे एक गिरजाघर में, तो वहां पर जगह कम में भी आराम से मटर को लगाया जा सकता था, उगाया जा सकता था। उसके बाद अगला जो इसका खासियत था, मटर लेने का कारण उनका था, वो ये था कि इसमें जो है ना एक ही पौधे में ढेर सारा जो है ना वो सीड्स आता है, मतलब कि प्लांट और सीड का जो रेशियो होता है काफी अधिक होता है। एक प्लांट में जो है ना कई करीब करीब 100 से ज्यादा सीड्स आते हैं। इससे फायदा क्या होता कि एक्सपेरिमेंट की संख्या बढ़ाते, और जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, जितना ज्यादा प्लांट का इनहेरिटेंस पे हम ध्यान देंगे, उतना गलत होने की संभावना कम होगी। ये इनका सोच था या इनका कारण था लेने का। तो पहला रीजन क्या है, यहां पर लिख लेते हैं, रीजन टू सेलेक्ट या टू सेलेक्ट P as experimental organism। पहला रीजन आपको अभी बताए कि ये जो होता है ना हर्बेसियस होता है, तो ये लिख देते हैं प्लांट्स आर हर्बेसियस, घास जैसा, hence easy to grow in a short या एरिया। ठीक है, वैसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं, जो पूरी तरह से मैच्योर होने के बावजूद खुलता नहीं है, अर्थात जिसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आप जानते होंगे कार्पेल और जो आपका जिसको हम पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल है और स्टामेन है, वो आपका फ्लावर का क्या होता है, क्रमशः फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो वो मैच्योर होने के बाद भी फ्लावर क्या रहता है, बंद रहता है, खुलता नहीं है ऐसे। तो वैसे फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। ठीक है, तो इसका फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, छेड़छाड़ करके या मनुष्य के द्वारा उसको उसमें आपका क्या किया जाए, परिवर्तन लाया जाए। तब आर्टिफिशियल के द्वारा यहाँ पर सेल के जगह पर आराम से क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन से क्या फायदा होगा, इससे हाइब्रिड प्लांट बनाए जा सकते हैं, दो अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट्स को मिलकर तीसरा प्रकार का प्लांट्स बनाया जा सकता है। ये इसके में फायदा था। स्पीशीज के अंदर काफी वेरिएशंस था, जैसे स्टडी किया जा सकता है, मोर स्टडी किया जा सकता है। ये कम से कम 4 5 6 जो है ना, वो आपका महत्वपूर्ण इसका कारण है जिसको दिमाग में रखना है आपका। पहला है क्या कि इसमें जो प्लांट है ये हर्बेसियस है, छोटा है, इसलिए इसको छोटे एरिया में, गिवन एरिया में उगाना आसान है। दूसरा इसमें आपका क्या था, इसका लाइफ साइकिल जो होता है छोटा होता है, कम समय का होता है। जब कम समय का होगा तो क्या होगा, ज्यादा जनरेशन का हम स्टडी कर पाएंगे। फिर क्या है, इसका जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, क्लिस्टोगैमस होगा, मतलब पूरी तरह से खुलेगा नहीं मैच्योर होने के बावजूद, तो यहाँ पर 2 कंडीशन आता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी। सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या फायदा होगा
प्योर प्लांट मिलेगा, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन होने से फायदा ये होगा कि हमको हाइब्रिड प्लांट भी प्राप्त हो सकता है या हम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है कि फ्लावर जो होता है इसमें वो आपका ये तो बोल दिए, प्लांट जो और सीड का जो रेशियो होता है वो हाई होता है, अर्थात एक ही प्लांट में काफी अधिक संख्या में सीड्स बनते हैं, जिससे आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है किसी इनहेरिटेंस के लिए। प्लस इसमें इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशंस काफी होते हैं, जिसमें कि 7 जोड़ा जो है ना इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन इनके द्वारा लिया गया था। एक्सपेरिमेंट को आगे बताने के पहले कुछ बात है जिसको हम लोग देख लें, और उससे क्या फायदा होगा कि आखिर मेंडल का जो प्रयोग था वो प्रयोग जो है कैसे सफल हुआ और क्या था। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ बात को ले लें हम यहाँ पर। फैक्टर इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी, रिस्पॉन्सिबल होता है दो चीज के लिए, एक एक्सप्रेशन के लिए और दूसरा इनहेरिटेंस के लिए। किसका? कैरेक्टर का। एक्सप्रेशन समझते होंगे आप, जो नजर आता है, जैसे कोई व्यक्ति जो है ना मनुष्य है, कोई जो है ना वो गाय भैंस कुत्ता बंदर कुछ भी है, हमें जो है ना नाक है, आंख है, कान है, ऐसा अगर कुछ है तो किसके कारण है? मेंडल क्या कहना था? ये फैक्टर के कारण है। प्लस कोई भी जीव अपने माँ बाप के जैसे नजर आता है, अपने कोई भी बच्चा जो होता है, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म होता है, अपने माँ बाप के जैसा नजर आता है। तो अपने माँ बाप के जैसा क्यों नजर आता है? इसका भी रीजन यही है कि उसमें फैक्टर पाया जाता है, और फैक्टर क्या करता है? कैरेक्टर को इनहेरिट करता है। इनहेरिट का मतलब क्या बता रहे थे? माँ बाप से बाल बच्चों में ले जाता है और एक्सप्रेशन करता है। जो भी कैरेक्टर है, हमारा 2 नाक है और यहीं पर है, क्यों है? हमारा 2 आंख है और यहाँ आगे में ही है, क्यों है? हमारा चेहरा ऐसा है, हम लंबा है या नाटा है, कोई जो है ना आपका हमारे हमारे मुंह में 32 दांत ही क्यों है? तो पहले लोग बोलते थे कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? भगवान, गॉड। वो क्या करता है? 32 दांत देता है लोगों को, वो क्या करता है? लोगों को जो है ना वो नाक देता है, आंख देता है, कान देता है। लेकिन मेंडल का कहना था नहीं, जो भी कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में होता है वो सारे के सारे कैरेक्टर किसके कारण होते हैं? फैक्टर के कारण होता है। फैक्टर जो है ना वो यूनिट है, इकाई है हेरिडिटी का, कैरेक्टर का, और जो आपका कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, अर्थात प्रत्येक कैरेक्टर के लिए फैक्टर होता है। प्लस कैरेक्टर उस कैरेक्टर को माँ बाप से बाल बच्चों में ले जाने के लिए भी क्या पाया जाता है? कौन जिम्मेवार होता है? तो फैक्टर ही जिम्मेवार होता है। ये कहना था मेंडल का। लेकिन इसमें एक बात और कहना था कि जो जो सामान्य जीव होता है, ठीक है, जो आपका सामान्य जीव होता है उसमें उसके शरीर में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर होता है। लेकिन गैमिट का अगर बात करेंगे तो गैमिट में एक कैरेक्टर के लिए केवल एक ही फैक्टर होता है। इसमें अगला पॉइंट लिख लेते हैं, इन गैमिट में। लेकिन बॉडी में 2 फैक्टर होता है एक कैरेक्टर के लिए, ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका क्या मतलब है? हम एक उदाहरण से इसको समझाना चाह रहे हैं। देखो, मेंडल का कहना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कोई टॉल है, टॉल प्लांट है या टॉल ऑर्गेनिज्म है, तो उनका कहना था कि ये टॉल क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर। इसको कंट्रोल करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म में 2 फैक्टर होगा। और चूंकि फैक्टर को डिनोट किससे किया जाए, तो इसके लिए उनका कहना था कि जो कैरेक्टर होगा ना, कैरेक्टर का जो पहला अल्फाबेट होगा फर्स्ट, उसको उसका ले लेते हैं सिंबल के रूप में, संकेत के रूप में। जैसे कि न्यूटन होता है, न्यूटन का एन, कैपिटल एन जो होता है उसका, वो उसका न्यूटन का आपका एक संकेत हो जाता है, सिंबल्स हो जाता है। उसी तरह से टॉल अगर लेंगे तो टॉल का क्या हो जाएगा? कैपिटल। तो किसी ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो एक कैरेक्टर के लिए कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है।
1:2 का रेशियो होता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। ये किसमें होगा? इन ऑर्गेनिज्म बॉडी, ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। उसमें इनका कहना था कि एक जो होता है वो आपका मैटरनल होता है और एक जो होता है वो पैटर्नल होता है। शायद आप लोग जानते होंगे इस संकेत को। ये जो संकेत है ये इसका मतलब है पैटर्नल, पिता से। हाँ, और ये अगर होगा ऐसा तो ये आता है मैटरनल, मां से। ऐसे एक फीमेल और मेल का वो आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो भी व्यक्ति होता है या जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक कैरेक्टर के लिए कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर। एक फैक्टर जो है ना उसमें माँ से आता है, मतलब फीमेल से आता है, और एक किससे आता है? मेल से आता है। एक पैटर्नल होता है और एक फैक्टर क्या होता है? मैटरनल होता है। ये इनका कहना था। लेकिन अगर यही गैमिट होता तो गैमिट में उनका कहना था कि सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। किसमें भाई? इन गैमेट्स। उस समय मियोसिस का ज्यादा जो है ना वो जानकारी नहीं था लोगों के पास। लेकिन मेंडल का कंसेप्ट देखो कितना क्लियर था। उनका कहना था कि एक 1:1 का रेशियो होता है गैमेट्स में, मतलब एक कैरेक्टर के लिए कितना फैक्टर? सिर्फ एक फैक्टर होता है। जबकि ऑर्गेनिज्म बॉडी में एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर होता है, और उन दोनों फैक्टर में से एक कहां से आता है? मदर से आता है, और एक कहां से आता है? फादर से आता है। ठीक है, मतलब एक पैटर्नल फैक्टर होता है और एक मैटरनल फैक्टर होता है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका जो फैक्टर हम देख रहे थे, ये तो फैक्टर था ना। इस फैक्टर को ही जीनोटाइप भी कहते हैं। जीन का क्या? जीन का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फैक्टर। जीनोटाइप क्या है? कंपोजिशन ऑफ फैक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी स्ट्रक्चर में ऑफ फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और ये जो कैरेक्टर आपको नजर आ रहा था, ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर किसी का भी क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। तो आगे आएगा कि ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है। तो ध्यान रखिएगा, विजुअल कैरेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। और जो उसका संयोजन होता है फैक्टर का, उसको कहते हैं जीनोटाइप। ये भी दो नंबर के क्वेश्चन में, कई बार 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ देता है कि जीनोटाइप से आप क्या समझते हो। तो आराम से बता देना कि किसी भी कैरेक्टर का जो आपका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है, कंपोजिशन ऑफ फैक्टर्स या जीन्स होता है, उसको कहते हैं उसका जीनोटाइप। लेकिन जो विजुअल कैरेक्टर्स होता है, वैसे कैरेक्टर जो कि नजर आता है, उसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पर कोई पौधा लंबा है तो लंबा जो है पौधा, वो क्या कहलाएगा? उसका लंबाई जो है, लंबा जो है, वो उसका फिनोटाइप है। और उसके लिए जो जिम्मेवार है जीन या फैक्टर, उसके संयोजन को, उसके कंपोजिशन को, या उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। आराम से हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ फैक्टर के बाद। एक बार बता दे रहे हैं, फिर अगर समस्या होगा तो आप पूछ लेना। कंसेप्ट ऑफ एलील्स का बात कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ एलील्स या नॉन एलील्स में उनका क्या कहना था मेंडल साहब का? बाद में इसमें और कुछ बात आ गया। 2 और फैक्टर्स या वैसे फैक्टर्स जिनका कैरेक्टर सेम हो, किसी एक ही कैरेक्टर का हो लेकिन एक्सप्रेशन क्या हो? डिफरेंट हो, उसे आपस में एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। परस्पर मौजूद होते हैं। कौन? एलील्स। आपके मन में आ रहा होगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं, हम उदाहरण से एक समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं कोई जो है ना कैपिटल टी ले लेते हैं और एक स्मॉल टी ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते थे आप,
हम दो दो लिए हैं जिससे लेकर इसको समझाना चाह रहे हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिए हैं। कितना फैक्टर है भाई? तो 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स लिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता था। ये देना चाह रहा है टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, ठीक है, और ये देना चाह रहा है ड्वार्फ प्लांट, नाटा पौधा। आप बोलोगे स्मॉल टी कहां से ले आए? तो आप पढ़े होंगे अल्फाबेट्स में कि जो कैपिटल होता है उसका स्मॉल जो होता है उससे छोटा माना जाता है, छोटा छोटा एबीसीडी ऐसे करके बोलते थे। तो यहाँ पर स्मॉल टी से मतलब ये है कि कैरेक्टर में छोटा उसके तुलना में। अब या रिसेसिव जिसको बोल सकते हैं, मतलब वैसा जो दब जाता है, ऐसा बोला जा सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो और कैपिटल टी जो होगा वो डोमिनेंट होगा, मतलब उसको दबा देता होगा, इसका कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता होगा, उसका नहीं होता होगा। अब यहाँ पर ये दोनों देखो, टॉल और ड्वार्फ, ये क्या है भाई? एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक्सप्रेशन है, लक्षण है ये। इसका कैरेक्टर क्या है भाई? तो दोनों जो है ना वो आपका आ रहा है हाइट ऑफ प्लांट के लिए, हाइट ऑफ प्लांट, पौधे की ऊंचाई का बात कर रहा है, प्लांट की ऊंचाई का बात कर रहा है। ये हो गया कैरेक्टर। किसी पौधे की ऊंचाई का बात अगर हम करें तो पौधा या तो लंबा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? नाटा। तो लंबा होना या नाटा होना ये लक्षण है, और उसका कैरेक्टर क्या हो गया? हाइट, है ना, उसकी उसकी ऊंचाई का बात कर रहे हैं, हाइट का बात कर रहे हैं। हाइट में लंबा है कि नाटा है, ये एक्सप्रेशन है। तो यहां पर देखो तो ये जो आपका कैपिटल टी हम लिए और ये जो स्मॉल टी लिए, दो फैक्टर, इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या है? अलग अलग है, एक लंबा और एक नाटा, टॉल और ड्वार्फ, लेकिन कैरेक्टर क्या है? सेम है। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे? एलील्स कहेंगे। ये दिमाग में रखना है। एलील्स किसको कहेंगे? वैसे दो या दो से अधिक फैक्टर जिनका कैरेक्टर क्या हो? सेम हो, कैरेक्टर सेम हो, एक्सप्रेशन क्या हो? अलग अलग हो, आपस में क्या कहलाएंगे? एलील्स कहलाएंगे। जैसा कि कैपिटल टी स्मॉल टी। आप क्यों रहेगा कैपिटल टी रहता तब? तो जब दोनों सेम ही रहेगा तब तो फिर संबंध बताने का बात ही नहीं, दोनों तो एक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगा? जब दोनों अलग अलग होगा। अगर सेम टू सेम हो, एक ही हो, तो फिर कोई संबंध का कोई दिक्कत ही नहीं है। समस्या कहां आएगा? जब दोनों अलग अलग होगा तब उसका संबंध बताने का बात आएगा। अब आ जाओ, आपके मन में आएगा कि सेम लोकस बोल रहे थे, इसका क्या मतलब है? तो आप अभी जो मॉडर्न जो आपका बायोलॉजी आया उसमें ढेर सारी बातों का खोज हो गया। अगर आपको याद होगा, वैसे दो क्रोमोसोम जो देखने में एक दूसरे के हूबहू समान हो, हाइट में, साइज में और तो और सेंट्रोमियर में, तो उनको हम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमो मतलब सेम, लोकल देखने वाले। एक इसमें आपका मैटरनल होता है, मतलब मां से आता है। अब मालूम हुआ, और मेंडल साहब पहले ही इस बात को बता दिए थे जब ठीक से क्रोमोसोम का खोज भी नहीं हुआ था। और एक जो है ना पैटर्नल होता है। आपको उस दिन भी बताए थे कि हम लोग डिप्लॉयड का अगर बात करते हैं, ट्वेन का अगर बात करते हैं, तो एक मां से आता है एक जोड़ा, और एक जो आप सॉरी जोड़ा में एक जो होता है वो मां से आता है, और जोड़ा का दूसरा जो होता है क्रोमोसोम वो कहां से आता है? पिता से आता है। इसी को कहा गया, ये क्रोमोसोम्स है, सोम्स है, एक मैटरनल क्रोमोसोम्स और एक पैटर्नल क्रोमोसोम। इसी को कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसी को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो वैसे क्रोमोसोम्स जो देखने में एक दूसरे के हूबहू समान हो या एक दूसरे के समान होते हैं, उन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है।
अब देखो मान लेते हैं यहां पर अगर कैपिटल टी होगा तो स्मॉल टी इसके सामने होगा, तभी एलील कहलाएगा या एलील होता है। एलील्स जो होता है वो एक दूसरे के आमने सामने होता है, इसी को फैक्टर कहते। बाद में इसी को क्या कहा गया, जीन नाम दिया गया। फैक्टर नाम कौन दिया, किसने दिया था, मेंडल ने। जीन नाम किसने दिया था, जॉनसन ने। जॉनसन ने उसको जीन नाम दिया। ठीक है, तो ये कुछ आपका एलील का बात है। अगर फैक्टर हम लिए हैं, दो से ज्यादा भी ले सकते थे, दो फैक्टर लिए हैं, दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं आप। इसके पहले जो हम फैक्टर लिए थे उनका कैरेक्टर सेम था, एक्सप्रेशन अलग अलग था। यहां पर देख लो, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन भी यहां पर डिफरेंट है, ठीक है। और ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर भी यहां पर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो कैरेक्टर भी डिफरेंट और एक्सप्रेशन भी डिफरेंट। वैसे दो फैक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म के या दो से अधिक फैक्टर्स जिनका कैरेक्टर और एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग हो या डिफरेंट हो, उसको आपस में कहते नॉन एलील्स। एलील्स उसको आपस में कहते नॉन एलील्स। नॉन एलील्स में ध्यान रखना है क्या क्या हो जाएगा भाई, नॉन एलील में क्या करना है, कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंट। कैरेक्टर क्या, डिफरेंट। एक्सप्रेशन क्या, जब कैरेक्टर अलग हो जाएगा तो एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, कभी सेम नहीं होगा। क्योंकि कैरेक्टर क्या है, डिफरेंट है, तो एक्सप्रेशन भी डिफरेंट। यहां पर क्या रखना है, देखो, टू और मोर फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर हुज एक्सप्रेशन इज expression and whose character and of called क्या कहलाएगा, लोकस पर। यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट लोकस पर नॉन एलील्स, कॉमा प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस, डिफरेंट लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम। अब देखिए ये एलील था, लेकिन यहां पर मान लेते हैं आर हो, स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी हो सकते हैं, इधर स्मॉल आर हो, ये भी आपस में एलील ही कहलाएगा, एलील्स ही कहलाएगा। लेकिन अगर यहां पर ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट का बात हो जाए, ये पूछा जाए कि एलील्स कौन है यहां पर, तो कैपिटल टी जो है ना, कैपिटल स्मॉल टी का क्या है, एलील्स है। कैपिटल आर स्मॉल आर का एलील्स है। लेकिन नॉन एलील्स कौन है भाई, तो कैपिटल टी कैपिटल आर या स्मॉल आर का क्या कहलाएगा, नॉन एलील्स कहलाएगा, नॉन एलील्स कहलाएगा। या स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन एलील्स कहलाएंगे। ठीक है, देखो लोकस सेम बोल रहे हैं, देखो सामने सामने अगर मौजूद रहे, ये लोकस है, लोकस स्थान, तो सामने सामने रहेगा तो एलील कहलाएगा। और तिरछा है, देखिए ये कैपिटल टी यहां है, स्मॉल आर यहां है, कैपिटल टी यहां है, कैपिटल आर यहां है, स्मॉल टी यहां है, कैपिटल आर यहां है। आमने सामने है क्या, कैपिटल टी और आर नहीं, स्मॉल टी और आर नहीं, कैपिटल टी और स्मॉल आर सामने सामने है क्या, नहीं, तिरछा है, तो उसको आपस में क्या कहेंगे हम, नॉन एलील। ध्यान रखिएगा,
एलील जो होता है सेम लोकस पर होता है, जबकि नन एलील जो होता है वो डिफरेंट लोकस पर होता है, उसका कैरेक्टर भी डिफरेंट और एक्सप्रेशन भी डिफरेंट। ठीक है, हाथ है, उंगली है, इसको जीन क्रोमोसोम मान लीजिए, इसमें देख रहे हैं ये जो है ना, ये आपका क्या है, फिंगर का मोड़ है यहाँ पर ऐसे। अब इसमें इसके जैसा ही फिंगर ले लीजिए तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, होमोलोगस। अंगूठा अंगूठे का क्या है, होमोलोगस। ठीक है, अब इसके आमने सामने में जो है मौजूद वो क्या कहलाएगा, फैक्टर। ऊपर नीचे जो मौजूद है वो नन, वो भी फैक्टर ही है, लेकिन ये नन एलिलिक फैक्टर है, और जो आमने सामने है वो कैसा हो गया, एलिलिक फैक्टर हो गया। तो एलील्स और नन एलील्स में अगर दिक्कत होगा तो आप आराम से फोन पर